कंपटीशन वैसे पूछेगा। देखो एक चीज़ है कि कमीशन चीज़ें वैसे ही पूछता है, कमीशन की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें सिलेबस फोकस करना है, बट कहीं ना कहीं हमें बच्चों का बेसिक इंप्रूव करना है, बेसिक इंप्रूव नहीं होते हैं, ठीक है। अब मैं कल टीजीटी का पेपर देख रहा था, उसमें टीजीटी में ना अकाउंट्स के क्वेश्चन पूछे हैं, बिजनेस उसके मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन का पूछा क्वेश्चन। अब लोगों को क्या पता परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या है, ठीक है। SLR CRR का क्वेश्चन पूछा, तो उसके लिए बड़ी डेप्थ बड़ी जरूरी है, पर वो बेसिस पर कोई नहीं, कल इस पे काम करते हैं ना, ठीक है। ठीक है गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। अच्छा, कि मेरा माइक ऑन ही था क्या? स्क्रीन दिख रही है सबको क्या? यस सर दिख रही है। ओके जी, ठीक है जी। हमने जो है लास्ट ही बचा है हमारा, ऊना तक कर लिया था आई गेस, जहां तक मुझे याद है ऊना तक हम कर चुके हैं। आज इसको हम खत्म करना है, जिसको ने बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसको आज हमने खत्म करना है, ठीक है। हमीरपुर भी कर लिया था हमने और ऊना भी कर लिया था। अब जहां तक मुझे याद है हमारे पास बचा है सोलन। सोलन भी कर लिया था हमने ना? यस सर। सिरमौर भी हो गया था, और शिमला शिमला हमने कर लिया था। शिमला भी हो गया था। अब बचा है हमारा किन्नौर, ठीक है जी। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि किन्नौर में भी जो मंदिर बने होते हैं वो सतलुज वैली स्टाइल में ही जो है वो बने होते हैं। देखो ये किन्नौर का मंदिर है, ये सतलुज वैली स्टाइल में ही जो है वो बना है। किन्नौर में जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है वो है आपका चंडिका देवी का। चंडिका देवी का जो टेम्पल है ये कोठी में है, रिकांगपियो में, और पेंट्रू स्टाइल का ये मंदिर है। और इस माता को जो है कोठी देवी के रूप में भी जो है वो पूजा जाता है, बिकॉज इनका मंदिर जो है वो कोठी में है बेसिकली ये माता का ही मंदिर, ठीक है, चंडिका माता का मंदिर, बट कोठी में है तो इसलिए इसको कोठी देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कामाख्या देवी मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मंदिर है, ठीक है। और कामाख्या देवी मंदिर जो है ये कामरू में है। कामरू जो आपका जो है ये एरिया पड़ता है आपका, एक बहुत ही फेमस वैली है, ठीक है, किन्नौर में। मुझे बता सकता है कोई इसका नाम? किन्नौर की बहुत ही फेमस वैली है, हंगरंग वैली। कौन सी जी? नहीं, हंगरंग वैली तो एक और भी बड़ी फेमस वैली है, सांगला वाली। वेरी गुड, सांगला वैली। और उस सांगला वैली में पड़ता है छितकुल। छितकुल जो है वो लास्ट विलेज है इंडिया का। उसके बाद फिर आपका जो है तिब्बत और चाइना। एग्जाम में कई बार तिब्बत पूछा जाता है, कई बार चाइना पूछा जाता है, तो वो बॉर्डर वहां पर लग जाता है। और इंडिया का लास्ट गांव है छितकुल। तो वहां पर जो है वो सांगला जो आपकी जो सांगला वैली है, वहां पर जो है वो कामरू स्थित है। वहां पर मंदिर भी है कामाख्या देवी का, और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और माना जाता है कि लगभग लगभग जो है 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है जो माता कामाख्या को समर्पित है। और उसके बाद कामरू देवता का टेम्पल भी सतलुज वैली स्टाइल में, ये भी सांगला में ही जो है वो बनाया गया है। और उसके बाद जो छितकुल की मैंने बात की थी, वहां पर माठी देवी का मंदिर है। माठी देवी जो है रुकती गांव, ठीक है, ये जो गांव रुकती है छितकुल में, वहां पर जो है ये बनाया गया है। ये भी बहुत सुंदर मंदिर है जिसे माठी देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट मंदिर है उषा देवी टेम्पल। और उषा देवी मंदिर जो है ये निचार में स्थित है, निचार तहसील डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और ये मंदिर जो है दो कॉम्बिनेशन का है, मतलब ये ना वुडन स्टाइल है ये टेम्पल, एक पैगोडा स्टाइल का भी है, इसमें पैगोडा भी है, और दूसरा जो है आपका फ्लैट रूफ भी है। मतलब ये इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि पहले ये पैगोडा शैली का था, फिर इसको थोड़ा अपग्रेड कर दिया गया, तो इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया। तो अब जो है ये मिक्स स्ट्रक्चर का जो है मंदिर जो है आपको देखने को मिलेगा उषा देवी पर। ये क्वेश्चन आता है कि उषा देवी का मंदिर कहाँ पर है? यह है निचार में। और एक और मंदिर भी है यहाँ पर, वो इसमें मेंशन नहीं है, और वो मंदिर जो है वो भगवान कृष्ण का मंदिर है। यूलाकांडा लेक है निचार में ही,
उस मंदिर, उस लेक के अंदर स्थित है हमारा भगवान कृष्ण का मंदिर। और ये जो मंदिर देख रहे हैं, बता सकता कोई कौन सा मंदिर है ये? इसके बारे में मैंने बात की थी। उषा देवी। कौन सा देवी मंदिर? ये मंदिर है आपका मृकुला देवी टेम्पल। मृकुला देवी टेम्पल लाहौल स्पीति में। ठीक है जी। मृकुला देवी मंदिर जो उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर का जो पुराना नाम है वो मृकुल है, जो मृकुल नाले की वजह से पड़ा है, और इसी वजह से जो है देवी का नाम भी जो है मृकुला पड़ा है। उदयपुर का जो नाम जो उदयपुर पड़ा है वो कहते हैं कि आपका एक राजा हुआ करता था चंबा का, उदय सिंह, उनके नाम पे उदयपुर पड़ा है। ठीक है। और सारी मैंने डिटेल बताई थी कि यहाँ महिषासुर मर्दिनी का टेम्पल है, और इस मंदिर के अंदर जो है, अब यहाँ से थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। ये स्टाइल है आपका पेंट रूफ। जो ये लास्ट में बड़ा सा टावर लाइक स्ट्रक्चर है, ये गर्भगृह है। यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की जो है चांदी की मूर्ति रखी गई है। और आगे जो ये एक्सटेंडेड बरामदा है, ठीक है, ये कवर्ड किया गया। इसी बरामदे के अंदर जो है वो नक्काशी की गई। मैंने आपको कहा था कि इस बरामदे के अंदर जो है, इस मंदिर के अंदर जो है आपका ये महाभारत और रामायण दोनों चीजें जो है उकेरी गई हैं, पूरी चीजें जो है वो बनाई गई हैं। ठीक है। वो सारी डिजाइनिंग जो है वो इसी बरामदे के अंदर की गई है, और बहुत ही अनेक यूनिक टेम्पल है। और फोन अंदर अलाउड नहीं है। आप फोन बाहर से फोटो खींच सकते हैं। अब फोन अगर अंदर अलाउड होता तो फोटो जो है अंदर की भी आपको दिखा सकते हैं, पर फोन अंदर अलाउड नहीं है। और मृगुला देवी के मंदिर के पीछे एक खप्पर है, बोलते हैं महिषासुर मर्दिनी का जो है ये अवतार है। और महिषासुर को जब मारा था तो उसका खून जो है माता ने खप्पर पे यहाँ इकट्ठा किया था, और वो खप्पर जो है बोलते हैं आज भी है। अब देखा नहीं है किसी ने, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये माना जाता है कि कुछ साल पहले, बहुत मतलब 100, 150, 200 साल पहले जो है कुछ गांव के लोगों ने जो है उस खप्पर देखने की कोशिश की थी, और वो अंधे हो गए थे। तो तब से ये बिलीव है। और कई चीजें ना, मतलब मैं हिंदू आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़ा सनातनी हूँ, भगवान में मैं विश्वास करता हूँ, पूरी तरह से मेरी आस्था है। बट जो मैं चीज कहने जा रहा हूँ उसको पॉजिटिव वे में सुनिएगा और समझिएगा। कई पुरानी जगहों पे भी, यहाँ पर जैसे पानी की तरफ को पानी की जगह बोलते हैं जी, यहाँ चुड़ैल है। पानी, जितने भी पानी की जगह थी, बावड़ियां थी, झरने थे हमारे, बोलते हैं जी यहाँ चुड़ैल रहती है। ठीक है। यहाँ रात को नहीं जाना, अकेले नहीं जाना। मंदिरों में ये बताया गया है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मुझे लगता है कई जगह वो लोगों को ना एक डराने की वो चीज थी, भाई लोग ना आ जाए, जैसे बच्चों को ना बोले, जैसे बच्चे बावड़ी में चले जाते थे, नदी नालों में नहाने चले जाते थे। जैसे गर्मियों के समय में नदियों में, खड्डों में नहाने का बड़ा प्रचलन था। तो दादी नानी बोलती थी कि जी रात को नहीं, दिन में नहीं जाना 12 बजे, यहाँ पर कोई भूत होता है, कुछ आ जाता है। उसका कारण क्या था कि दिन में अगर आप वहां चले गए, बच्चे चोरी छुपे चले जाते थे, कोई डूब जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो इसीलिए बच्चों को डरा के रखो। फिर वो चीजें आगे चल के जो है वो कहावतें बन गई, किस्से और कहानी बन गई। ठीक है। चोरों के लिए भी था, भी ऐसे एक अफवाह बुला दो कि रात को कोई मंदिरों में चोरी ना करे, क्योंकि ताले वाले सिक्योरिटी तो कुछ होती नहीं थी। तो कई जगह तो है ऐसा भी प्रचलन है। ठीक है। जो मुझे लगता है, तभी और मैं किसी की भावनाओं को, आस्था को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ। मेरा मतलब, मेरी इंटेंशन वैसी नहीं है। बट ऐसा लगता नहीं आपको कि ऐसा होता होगा? क्योंकि वो चीजें किसी ने नहीं देखी हैं। मैं जब वहां कर गया तो मैंने सुना, बोले हाँ जी लोग अंधे हो गए थे। मैं कहा कौन थे लोग? बोले जी किसी को नहीं पता, बोलते हैं हमने बुजुर्गों से सुना है। मैं कहा किसी ने देखे हैं? बोले जी पता नहीं, बुजुर्गों ने बोला, भाई हमने भी बुजुर्गों से सुना है। तो अब किसी से सुना है तो देखा तो किसी ने कुछ होगा ही ना, पर देखा किसी ने कुछ नहीं है। चुड़ैल होती है पर देखी किसी ने नहीं है। चुड़ैल पानी की जगह ही होती है, देखी किसी ने नहीं है। तो कई चीजें मेरे को ऐसी लगती हैं। आपका क्या मत है वो आप जाने, बट व्हाट आई फील, तो मेरे को लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने चीजें शेयर की। तो ये भी ऐसा मत है कि इसके पीछे खप्पर कोई नहीं देखता, वो किसी ने देखा है। पर बोलते हैं पुजारी उसकी जो है फागली उत्सव में उसकी जो है पूजा भी जो है वो करता है। तो ये मृकुला देवी मंदिर। और दूसरा मंदिर है राजा घेपन का। राजा घेपन जिनका मंदिर जो है शिशु विलेज में है।
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है सिसु विलेज में। अगला मंदिर है त्रिलोकीनाथ मंदिर, और ये मंदिर भी जो राजा साहिल वर्मन ने बनाया था। ठीक है, और त्रिलोकीनाथ को जो है आर्य अवलोकितेश्वर के तौर पे पूजा जाता है। गारजा फाक्सपा भी इन्हें कहा जाता है। और यहाँ पर जो भगवान शिव की मूर्ति है, हिंदू और बौद्ध धर्म के दोनों लोग जो हैं यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करते हैं। और खास बात यह है कि इस मंदिर का जो पुजारी होता है वो लामा होता है। दो ये हिंदू और बौद्धिज्म दोनों धर्मों के लोगों का एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। ठीक है जी, तो इसके साथ जो है ये हमारा जो है ये पूरी सीरीज जो है स्पेशली फेयर्स की जो है वो खत्म होगी है। अब आपको किसी चीज पे डाउट है, किसी चीज पे कुछ है, तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। ये बस ये हमारी दो चीजें बची थी। अब कोई भी टेम्पल है, कोई भी चीज डिस्कस करनी है तो आज हमारे पास टाइम है, हम कर सकते हैं। ठीक है जी, और इस पीपीटी को मैं शेयर कर दूंगा। गाइस इसको नोट मत करना शुरू करना, जो मैंने चीजें आपको लिखाई है नोट आप वही करें प्लीज। ठीक है, नोट आपने वही करना है। ये सिर्फ मैंने आपको पढ़ने के लिए दी है, आप इसको गो थ्रू कर लें। ठीक है, यहाँ से कई चीजें बन जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नवाही देवी का टेम्पल एक बार एग्जाम में पूछा गया था। गसोता महादेव का टेम्पल जो है क्लरिकल के एग्जाम में पूछा गया था। और कल जो है एक मैं चीज, कल मैं जो है शाम के समय, ठीक है, मैंने जो है आपका पेपर एनालाइज किया 2019 और 2020 का, जो अभी तक लेटेस्ट टीजीटी का पेपर आया है। उसमें बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो जो है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और हिमाचल में लगभग हमारे 60 नंबर का अगर पेपर देखें तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है हमें एक ही सब्जेक्ट हिमाचल से जो है आने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए हिमाचल से कल्चर से क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं कल्चर पर आपको बड़ी डिटेल में करवा रहा हूँ। और मैंने कोशिश की है कि हर डांस, हर मंदिर, ठीक है, और हर सॉन्ग, शादी, मेले, त्योहार जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो क्लर्क का हो, पुलिस का हो, पटवारी का हो, टैट का हो, जहां भी पूछे गए हैं वो मैं आपके साथ जो है वो जरूर डिस्कस करूं। तो अगर आपको लगता है कि कोई चीज हम छोड़ चुके हैं, या कोई टॉपिक जो है हमने नहीं किया है स्पेशली इन टेम्पल्स, या कोई आपको समझ नहीं आया है किसके बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आई होप आपको आर्किटेक्चर स्टाइल क्लियर हो। क्लियर है ये आर्किटेक्चर स्टाइल कौन कौन से हमारे पास? एक मैंने आपको वीडियो दी थी, वीडियो देखी थी गाइस आप लोगों ने? यस सर। वीडियो देखी थी, ठीक है। तो आपको उसमें बिल्कुल क्लियर बताया गया कौन सा स्टाइल कैसा है। मैंने भी काफी हद तक आपको क्लियर चीजें कर दी थी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपका जो है टेस्ट भी होगा अब। ठीक है, कल आपकी जो है मोस्ट प्रोबेबली इसकी क्लास होगी, करंट अफेयर की होगी कल, कल का है। और टेस्ट भी जो आपका होगा, ठीक है जी। और टेस्ट ज्यादा नहीं होगा, लगभग 50 क्वेश्चन का ही होगा, 50-60 क्वेश्चन का। और अभी तक जो भी हमने पढ़ा है बेसिक वो सारी चीजें जो है उसमें पूछी जाएंगी। और होगा 3 ही सब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं अभी। ठीक है जी, तो थोड़ा सा वहां से भी हमें भी एक आइडिया हो जाएगा और आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि हम जो है कौन से ट्रैक पे चल रहे हैं। और एक चीज और, ठीक है, काफी लोग जो है, मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा कि कौन क्या करवा रहा है, कौन क्या करवा रहा है। बहुत लोग गारंटी दे रहे हैं कि एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ये है वो है वो है। ठीक है, मैं उस चीजों पे नहीं आऊंगा। बट एक चीज जो है मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है रियलाइज की है, एनालाइज की है टीजीटी के लिए स्पेशली, कि टीजीटी का मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो है जो मैरिड है या फिर वो वर्किंग है। जो फ्रेशर्स हैं वो बहुत कम है। ठीक है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं आया जो फ्रेशर है। आप में से भी आप क्लास में देख रहे होंगे, चाहे ऑनलाइन की बात करूं चाहे मैं ऑफलाइन की बात करूं, फ्रेशर्स बहुत कम है। मतलब फ्रेशर किसी और ही चीजों में पढ़ा है। कईयों की जिनकी अभी बीएड हुई है, एमएस मास्टर्स हो गई है, वो एलिजिबल ही नहीं है, उनका टैट का रिजल्ट ही नहीं आया है। मैक्सिमम फ्रेशर्स का टैट क्लियर नहीं है, या कोई पीएचडी के लिए जा रहा है, या कोई एमएड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बहुत लोग हैं जो इसमें, फ्रेशर ज्यादा सीरियस नहीं है इस एग्जाम के लिए। बट आप लोग जो वर्किंग हैं या जो हाउस वाइफ हैं, वो लोग मैक्सिमम जो है वो इंटरेस्टेड हैं और सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए। परंतु आप में से मैक्सिमम लोगों को जो टाइम नहीं लग पा रहा है, आप एफर्ट नहीं दे रहे हो। तो एक चीज मेक श्योर कर लें कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें करना बेकार है।
और एक चीज और मान लें कि आप लोगों के मैक्सिमम के पास ये आई गेस लास्ट मौका है। जिनके पास लास्ट चांस है कि प्लीज एक बार हाथ खड़ा करेंगे विलिंगली, ठीक है, इट्स बाय चॉइस नॉट बाय फोर्स। अर्चना जी आपके पास तो डेफिनेटली है ही, ठीक है, ठीक है, अर्चना जी के पास तो है ही, आई नो। शिवानी के पास भी है, पर शिवानी के पास चलो और ऑप्शंस भी हैं, ठीक है, बट हाँ ये जरूर है कि और प्रेशर्स हो सकते हैं शिवानी के ऊपर, पर ये वो है, पर ठीक है, अर्चना जी के ऊपर तो है ही ये प्रेशर, तो है ही नो डाउट, और भी सब पे होगा, ठीक है, कि हमें कुछ ना कुछ करना ही है, बट वो ये सोचने से कुछ नहीं होता, और इट्स नॉट अ केक वॉक, ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू हैव टू परफॉर्म, ठीक है, आउट ऑफ योर शेल, ठीक है, हमें जो है वो चीजें करनी ही पड़ेंगी। तो प्लीज अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप जो है वो पूछ लें, एक बार नहीं 10 बार नहीं 100 बार पूछ लें, ठीक है। अब आज मैंने जानबूझ के क्लास रखी थी क्योंकि कल जो है क्लास नहीं होगी, और आज हमारा टॉपिक भी खत्म हो चुका है। दो तीन चीजें जो थोड़ी सी क्लियर करनी है वो हम क्लियर करते हैं। कल में जैसे मैंने कहा कि मैं आपका पेपर में गो थ्रू कर रहा था, मैंने पूरा डिटेल में किया गाइस, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जहां से मुझे लगता है कि आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। पहला, हिमाचल इज देयर, नो डाउट हिमाचल से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा जो मेरे को लगा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हिमाचल इज देयर, हिमाचल स्कोरिंग है रहेगा आपका। दूसरा रीजनिंग पार्ट, रीजनिंग पार्ट भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे, करंट अफेयर की क्लास में जो है रीजनिंग भी शुरू होगा आपका, ठीक है, उसी उसमें क्लास में उसी टाइम में रीजनिंग भी शुरू कर देंगे हम। और रीजनिंग के आपके 8 से 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें करंट आपका जो है कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शंस है, सीरीज है, रैंकिंग है, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको रहेंगे, ठीक है, वो बहुत एक स्कोरिंग है, वो भी चीजें हमें मिस नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश तो है ही आपकी, हिंदी इंग्लिश भी जो आपको अच्छी खासी हिंदी इंग्लिश जो है वो एग्जाम में आएगी, हिंदी इंग्लिश का भी चलो हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसे टॉपिक जो मेरे को कल एग्जाम में दिखे, वो दिखे आपके कुछ क्वेश्चन मार्केटिंग के। अब उनको मार्केटिंग के क्वेश्चन कहा जाए या फिर उनको कहा जाए आपके अकाउंट्स के क्वेश्चन, और वो 7 से 8 क्वेश्चन थे, ठीक है। जैसे कि मैं एक दो कुछ आपसे शेयर करता हूं, आपने अगर लास्ट एग्जाम पेपर देखा होगा तो वो क्वेश्चन देखने से मेरे को थोड़ा सा वो लगा कि यार क्वेश्चन तो हैं बट इनको प्रिपेयर कैसा करवाया जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिंपल चीजें कर दी। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप में से ऐसा कोई है जो जिसने इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ा हो? सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके जी, आवाज नहीं आ रही है। अर्चना जी एंड पुष्पा जी, आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा इकोनॉमिक्स? यस सर पढ़ा। ये हिंदी में पढ़ा है या इंग्लिश में पढ़ा है, या पढ़ा ही नहीं है? ऐसा कोई जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, मतलब जिसका सब्जेक्ट ही नहीं है इकोनॉमिक्स? नो सर मैंने नहीं पढ़ी है। अनुपमा। अनुपमा नहीं, कोई नहीं, आपने नहीं पढ़ी है, नहीं तो नहीं, पहले एक बार सारे हैंड डाउन कर दो प्लीज, वन बाय वन हैंड रेस करके प्लीज वो कर दे, टर्मिनेट कर दे। पहली चीज, कितनों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है? प्रवीण जी, पुष्पा जी, प्रवीणा जी, प्लीज आप अपना हैंड डाउन कर लीजिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है। अनुपमा 1, नमिता, डॉक्टर मोनिका, उषा, संतोष, तनु, शिवानी ने पढ़ी है, शिवानी ने पढ़ी है ना? यस सर। ठीक है, ओके, आप लोगों ने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। और बाकी हिंदी में किसने पढ़ी है? हिंदी में पढ़ी है, अर्चना जी ने पढ़ी है एक, और प्रवीणा जी ने पढ़ी है, और एक किसी और ने पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, मनीषा ने भी हिंदी में पढ़ी है, ठीक है। संतोष इज देयर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। शिवानी ने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी है कि स्कूल लेवल पे पढ़ी है? सर मैंने ग्रेजुएशन स्कूल मतलब मेरा कॉमर्स था ना सब्जेक्ट, तो मेरा सब्जेक्ट ही था मतलब अच्छा, आपका सब्जेक्ट ही पढ़ा था, है मतलब मैंने। ठीक है, आपने पढ़ा था तब तो आपको आइडिया। Yes. कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैनेजमेंट से रिलेटेड भी थी, ठीक है। जैसे
कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन, निम्न में से कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, एंड द ऑप्शंस आर प्लानिंग, स्टाफिंग, कॉपरेटिंग, कंट्रोलिंग। ये क्वेश्चन आया है और ये बिजनेस स्टडीज से क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। तो ये 7 से 8 क्वेश्चन जो थे एग्जाम में आए, इनको भी मैं कल कर रहा था। जैसे एक क्वेश्चन और था, पॉलिसी फॉर्मेशन कम्स अंडर विच रोल, नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है, एंड ऑप्शंस आर टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर, एंड ऑल ऑफ दीज। नीति निर्माण किस भूमिका के अंतर्गत आता है, शीर्ष स्तर प्रबंधक, मध्य स्तर प्रबंधक, प्रचालन प्रबंधक, या सभी। अब इन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है जो मैक्सिमम लोग छोड़ के आएंगे, क्योंकि ये चीज मैंने आज ऑफलाइन में भी डिस्कस की, तो उन्होंने कहा सर ये तो छोड़ने होते हैं, क्वेश्चन करने थोड़ी ना होते। तो पर मुझे लगा कि क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ये छोड़ हम नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि जब आपका इकोनॉमिक्स शुरू हो तो इन टॉपिक्स पे भी जो है वो थोड़ा बहुत वो चीजें जो हम डिस्कस कर सकें। हाँ, ये जरूर है कि जितना जो सिलेबस इसका क्लियर मेंशन नहीं है भी कहाँ से आएगा क्या आएगा। जैसे एक क्वेश्चन ये क्या था, इफ वी टेक गुड्स फ्रॉम ओन यूज वी शुड, यदि हम स्वयं के उपयोग के लिए माल खरीदते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिट परचेज अकाउंट, डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट, क्रेडिट स्टॉक अकाउंट। अब सबसे पहले तो जिसने अकाउंट्स नहीं पढ़ा ना, तो उसके लिए अकाउंट्स गेम ही खत्म है कि क्या है अकाउंट्स क्या नहीं। ऐसा कोई जिसने अकाउंट्स पढ़ा हो शिवानी के अलावा? आई गेस यस सर, मैंने पढ़ा है। हाँ, आपके अलावा और किसी ने नहीं पढ़ा होगा। आप तो चलो ये चीजें कर सकते हैं, पर बाकी का क्या। सर ये इसमें ये कर सकते कि जैसे अगर YouTube पे एक कंपाइलेशन होती है या फिर कहीं पे भी ऐसे क्वेश्चंस हो, सिर्फ उन्हीं को मतलब वो लोग पढ़ लें। ठीक है, ठीक है। हाँ, मुझे पता था कोई ना कोई ऐसा बोलेगा। एक चीज गाइस, आप YouTube देखो, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट ऐसा, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। शिवानी ये रट के नहीं होंगे, या क्वेश्चन पढ़ के हम कर लें। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ठीक है, डिकोडिंग, कम्युनिकेशन, चैनल, रिसीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, निम्न में से कौन सा तत्व संचार का भाग नहीं है। ठीक है, दैट इज कोडिंग, चैनल, कम्युनिकेशन, रिसीवर। अब बताएं इसका आंसर क्या होगा। अब आपको पता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन एक स्किल है। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हमें सबसे पहले 2 लोग चाहिए लोग, एक सेंडर चाहिए, एक रिसीवर चाहिए, और उसके साथ एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब एक चैनल चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के अगर इसको डायरेक्ट हम यही पढ़ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, और हम रट लें इसको जी इसका आंसर कम्युनिकेशन है, और वहां जाके ऑप्शन चेंज हो गया तो हम तो कम्युनिकेशन को ढूंढते रह जाएंगे। शिवानी जो आप प्रोसेस बता रहे हो ना, वो प्रोसेस, वो टेक्निक उसके लिए जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज हो। ठीक है, जिसको सब्जेक्ट की नॉलेज हो। पर जब हमें सब्जेक्ट ही क्लियर नहीं है तो हम यूट्यूब से नई चीजें कर सकते हैं। बट इस चीज के लिए भी मैंने कुछ प्लान किया है। मैं बेसिक क्लासेस जो है, जैसे ये क्वेश्चन जो भी आए हैं, ठीक है, इनको कंपाइल किया जाएगा। जैसे मैंने देखा कि मैनेजमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ये प्लानिंग प्रोसेस, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन कहाँ से हैं, ये चीज जो है वो कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका टैक्सेस के ऊपर क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में तो चीजें हो जाएंगी। इकोनॉमिक्स में जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में आपको क्वेश्चन बेसिकली जो आ रहे हैं वो जैसे बजट से हो गया, बजट के बाद आपको जो है एंड आपका जो हो गया ये जीडीपी से क्वेश्चन आ रहा है, जीडीपी, एनडीपी। फिर आपको टैक्सेस से क्वेश्चन आ जाता है, टैक्सेस वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स आ जाएंगे, इन्फ्लेशन के कॉजेज आ जाएंगे, डिमांड और सप्लाई के आ जाएंगे, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है, उस पे क्वेश्चन आ जाएंगे। आरबीआई इज देयर, बैंकिंग सेक्टर देयर, कि रेगुलेटरी बॉडी कौन है क्या है। तो ये सारी चीजें तो मैनेज जो हो जाएंगी। बट मेरा पॉइंट ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से हमें अपने कॉमन सेंस के बेस पे भी जो करने होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे क्वेश्चन आता, व्हाट डू यू मीन बाय अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन इन प्रोडक्ट मार्केट। जो ये क्वेश्चन है मैं लिख के दे सकता हूं, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो उस क्वेश्चन ना कर सकता है ना इसको करवा सकते हैं।
हाँ, ये जरूर है कि परफेक्ट कंपटीशन के बारे में तो लोगों को पता होता है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन क्या है वो आपको बता दिया जाएगा, बट इस क्वेश्चन को वो करना, सॉल्व करना, ये नहीं अगर आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो इन सब कंडीशंस में, इन सब केसेस में ये जो हमारा वीक एरिया है, क्योंकि मेरे को ये थोड़ा सा एक एरिया ऐसा लगा जो सबके लिए एक स्ट्रगल होगा। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी भी है, ठीक है, ऑलमोस्ट 2-3 लोग हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? सर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? सॉरी, आरबीआई का मैंने गलत बोला, ये इंडिया का है मेरे ख्याल से 1 अप्रैल। जी बताएं, हमारा वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? सर हमारा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और आरबीआई का होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून। 1 जून। जी अब हमारे पास ना दो आंसर आ गए हैं, तो कौन सा राइट आंसर होगा? मैंने गलत बोला था, इंडिया का होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और जो आरबीआई का होता है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। पक्की बात है? यस सर। आर यू श्योर? यस सर। ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है अगर मैं कहूं तो, ठीक है, बट राइट आंसर जो है, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होता है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है जी। आरबीआई का इससे पहले जो था 2021-22 से, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से जो है, आरबीआई ने जो गवर्नमेंट का फाइनेंशियल ईयर होता है उसी को जो है अपना अकाउंटिंग ईयर भी घोषित कर दिया है। कारण क्या था, इससे पहले आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता था वो होता था 1 जुलाई से 30 जून तक। आई रिपीट, 1 जुलाई से 30 जून तक। पर 2021-22 में जो सरकार का फाइनेंशियल ईयर होता है वही जो है आरबीआई ने भी अपना फाइनेंशियल ईयर डिक्लेयर कर दिया है। अब ये पहले गैप क्यों होता था? पहले गैप का कारण यह है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है मार्च में क्लोज होता था, मार्च के बाद अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, ठीक है। इतना समय इसलिए लिया जाता था कि जो हमारे अकाउंट तो क्लोज हो गए बट बैंक्स का अकाउंट क्लोज हो गया, उन आरबीआई कैसे क्लोज कर सकता है जब तक सरकार और बैंक्स, क्योंकि आरबीआई जो है वो सरकार का भी बैंक है और हमारे बैंक्स का भी बैंक है, तो अगर वो सेम डेट पे ही क्लोज हो जाएंगे तो बैंक और सरकार जो अपना फाइनेंशियल जो भी इनका डिसिप्लिन है, फाइनेंशियल जो भी अकाउंट्स हैं, वो कब हैंड ओवर करेंगे आरबीआई को? कब पता चलेगा आरबीआई को भी हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, क्या हमारा एनपीए था, क्या हमारा एनपीए नहीं था, कितना हमने लोन दिया, ठीक है। तो इसीलिए जुलाई से जो इसको करते थे, परंतु 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर से जो है वो हमने जो है ये चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो थोड़ा ध्यान पे रखने वाली बात है। अब उसी फाइनेंशियल ईयर को हम जो अपना फाइनेंशियल ईयर भी जो है मानते हैं, पहले होता था जुलाई से जून तक, ठीक है। और क्यों हम अपना फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई तक करते हैं, 31 मार्च तक करते हैं? आरबीआई का स्थापना दिवस होता है सर 1 अप्रैल। आरबीआई का स्थापना दिवस होता 1 अप्रैल, इसलिए करते हैं क्या? आर यू श्योर? चलिए जी, मंडे के लिए ना थोड़ा सा काम है, ये इसको थोड़ा सा काम करके लाएं आप, ओके। क्यों हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर जो है वो हम 1 अप्रैल से शुरू करते हैं। एक दो मेरे क्वेश्चन और हैं, जिसको आंसर आता प्लीज वो करना, क्योंकि समय बचा है तो उसको यूटिलाइज कर लिया जाए। एक प्रश्न मेरा ये है, ठीक है, कि हमारा फागली फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जिसको आंसर आता है वो हाथ खड़ा करेगा, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड। मनु जी, मनीषा जी, आपके हाथ ऑलरेडी खड़े हैं। देवी जी, 1 बाय 1 हाथ खड़ा करो, मैं खुद पूछ लूंगा। मनु, आपका भी हैंड रेज है, प्लीज, ठीक है, प्लीज काइंडली डाउन योर हैंड।
बाकी जो नहीं बोल सकता वो लिख के आंसर दे सकता है। जी ज्योति जी। सर मलाना और पतन वैली लाहौल स्पीति। ओके, मलाना और पटन वैली लाहौल स्पीति, ठीक है, ओके, फेयर इनफ। फागली जो फागुन के महीने में त्योहार आता है, इसी वजह से इसका नाम जो है वो फागली जो है वो पड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे? फर्स्ट एलजी ऑफ हिमाचल प्रदेश। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे हिमाचल प्रदेश के? नो वन, किसी को भी नहीं आता ये? सर मेजर जनरल अनुपमा। हिम्मत सिंह। मेजर जनरल हिम्मत सिंह, ठीक है, मेजर जनरल हिम्मत सिंह जडेजा, ठीक है, आर्मी से रिटायर्ड थे एंड ही इज फ्रॉम गुजरात एंड ही वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है जी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि डॉक्टर वाई एस परमार वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, बट द क्वेश्चन इज, ठीक है, किस डेट को, ठीक है, ऑन विच डेट डॉक्टर वाई एस परमार बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? किस दिन, किस दिनांक को, प्लीज जस्ट रेज योर हैंड, ठीक है, अपने हाथ खड़े करें प्लीज, ठीक है, संतोष जी आप जिसको आंसर आता है वो हाथ खड़े करें, कब बने थे जी संतोष जी? 24 मार्च 1952। 24 ऑफ मार्च 1952, बिल्कुल सही। गाइस ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है क्लरिकल में, ठीक है, पहले पूछते थे वो जो है कब बने थे। इस बार एचएस में भी जो है डॉक्टर वाई एस परमार से रिलेटेड क्वेश्चन आया था एंड द क्वेश्चन वाज कि उन्होंने इलेक्शन कहां से कंटेस्ट किया था 51 में? यू हैव टू नेम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। आता है किसी को? सिरमौर। सिरमौर, सिरमौर तो स्टेट है ना, सिरमौर तो फिर आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट होगी ना, सिरमौर से तो किया ही था, पर कहां से उन्होंने फर्स्ट इलेक्शन कंटेस्ट किया था? पच्छाद, द राइट आंसर इज पच्छाद। पच्छाद से उन्होंने 1951 का जो पहली बार इलेक्शन हुए थे, हिमाचल में पहली बार इलेक्शन जो हुए थे, जनरल इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे वो 1951 में हुए थे, तो उन्होंने पश्चात से जो है वो विधानसभा का चुनाव लड़ा था, ठीक है। Who was the first voter of Indian democracy? अगर बात की जाए भारत की बात, ठीक है, तो भारत गणराज्य के पहले वोटर कौन थे? Who was the first voter of Indian democracy? सर Who was the श्याम first शरण voter of नेगी। India? देवी जी जस्ट रेज योर हैंड। सॉरी नहीं सॉरी की बात नहीं है, बस आप हाथ खड़ा करें, बाकी सबको मौका मिलेगा, ठीक है। शिवानी का भी हाथ खड़ा नहीं है, शिवानी काम आ गया क्या ऑफिस में? नहीं सर, बट सर मुझे थोड़ा नहीं है पता। एक भी नहीं आ सकी, ये तो फिर एक चीज तो ये तो पता होनी चाहिए, ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी ये, ठीक है। श्याम शरण नेगी कहां से थे? श्याम शरण नेगी, अब बहुत, हाँ जी प्रवीणा जी कहां से थे? किन्नौर, रिकांगपिओ से। रिकांगपिओ से, बहुत बढ़िया। श्याम शरण नेगी जो है अभी जो है इनका देहांत हो गया है, आई गेस लास्ट ईयर ही जो है ही पास्ड अवे, और एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, और 1951 में जब इलेक्शन हुए थे तो ही वाज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिया। सोचो जरा, इन्होंने खुद नहीं सोचा कि मैं पहला वोटर हूंगा, क्योंकि उस समय जो है बैलेट पेपर से वोट होता थे हर जगह, और इनकी इलेक्शन ड्यूटी भी लगी थी, तो आप सबको पता ही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वोट जो है वो पहले हो जाते हैं, तो इन्होंने वोट डाल दिया, ठीक है। और ही वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन 2014, 2014 में जो थे ही वाज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया,
ठीक है, इंडियन इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर भी थे और पहले वोटर थे भारत के, और ये बिलोंग करते थे रिकांगपियो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से, हिमाचल से। सोचो जरा, फर्स्ट वोटर हिमाचल से था भारत का। ठीक है जी। और एक और चीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सराउंडिंग का क्वेश्चन पूछेंगे जो हमने अभी किया नहीं है। सराउंडिंग का क्वेश्चन, पांडवशिला कहां पर है? पांडवशिला आजकल बहुत बहुत ज्यादा फेमस हो रही है मंडी क्योंकि सर। मंडी में। देवी जी कहां से? मैं फिर से बोल रहा, मेरे वो है हाथ जोड़ के प्रार्थना की, जस्ट रेज योर हैंड और अपनी बारी का इंतजार करें। वो अच्छी बात है, आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट जी शिवानी मंडी में कहां पर है? सर जंजली। जंजैहली, ठीक है, थुनाग में। थुनाग में जो बहुत ज्यादा यस सर। क्लाउड बस्ट हुआ है तो वहां पर है आजकल, बड़ी उस पे है, क्योंकि जो चीजें इन न्यूज रहती है ना, जो पर्सन इन न्यूज है, प्लेसेस इन न्यूज है, वही हमारा करंट अफेयर है। करंट अफेयर भी हमारे को क्वेश्चन आएगा, नो डाउट, लिखा गया है वो भी। पांडवशिला जो है जंजैहली में, पांडवों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बहुत जगह हैं, बट आजकल पांडवशिला अगर बात की जाए मंडी में तो जंजैहली में है। ठीक है, एक और चीज है, जो वीडियो आपको शेयर की जाती है ना, आप ये यूट्यूब चैनल सबने सब्सक्राइब किया हिलियोस कोचिंग का? बहुत सारी ऐसी विभूतियां होंगी जिन्होंने नहीं किया है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज, ठीक है, आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द लिंक, तो प्लीज उसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें। उसमें वीडियोस आती रहती हैं और कोशिश हमारी यही रहती है कि उन फैक्ट्स के ऊपर और उन डिबेटेबल टॉपिक्स के ऊपर वीडियो रिलीज की जाए जो बुक्स में नहीं दिए हैं। नहीं तो बाकी जनता क्या करती है, जो चीजें ऑलरेडी मेंशन है उन्हीं को बता रही होती है और लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं। बट हमारा यही शुरू से प्रयास रहा है कि जो डिबेटेबल चीजें हैं, ठीक है, जो थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें, उन पे वीडियोस बनाई जाए, वो मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाया जाए, और उन लोगों तक जो हम तक नहीं पहुंचते हैं। तो अगर आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को, हिलियोस कोचिंग हिमाचल के नाम से है, तो आपको बड़ी फ्रूटफुल वीडियो जो है वहां आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ठीक है, और हिमाचल में स्मार्ट सिटीज कहां कहां पर है? जस्ट रेज योर हैंड, जस्ट रेज योर हैंड्स। हिमाचल में स्मार्ट सिटीज कहां कहां पर? फिर से उतावलापन, कहां पर है? जस्ट रेज योर हैंड्स। सर मैंने क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोला था। नहीं, मैंने कहा कि हिमाचल में स्मार्ट सिटीज कहां कहां पर हैं? कितनी स्मार्ट सिटीज है हिमाचल? एक स्मार्ट सिटी मिशन चला है ना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2015 से चला, जिसमें जो है भारत के 100 शहर जो हैं, 100 शहर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, उनको जो स्पेशल बजट देगी सरकार, और वो जो शहर हैं वो स्टेट्स को रेकमेंड करने हैं, उनका ब्लूप्रिंट सरकार को देना है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100 करोड़ रुपए देंगी उन 100 शहरों को, जहां पर, और ये वो शहर होने चाहिए जहां बेसिक फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, हाईटेक करने के लिए जो है सरकार आपको पैसे देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल स्कीम है ये। ठीक है जी, तो बताएंगे मुझे कहां कहां पर है? जी उषा जी बताएं। सर धर्मशाला, शिमला। धर्मशाला और शिमला सर। शिमला, वेरी गुड। ठीक है, हिमाचल में जो है 2 स्मार्ट सिटीज हैं, एक धर्मशाला है और एक शिमला है। ठीक है जी, तो क्लास का समय हो चुका है, आगे भी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें भी और बेसिक चीजें भी जो है हम करके आएंगे। अगले हफ्ते आपको एक काम है, पूरे वीक आप उसको काम कीजिए। आपको जितने भी आप लोग हैं, जहां जहां आपके अलग अलग एरियाज हैं, कोई मंडी डिस्ट्रिक्ट से है, कहीं बाहर कांगड़ा से भी है, बिलासपुर से भी हैं, ठीक है, मंडी में भी काफी अलग अलग जगहों से हैं। यू हैव टू डू वन थिंग, आपको अपने आसपास की चीजों का पता करना है, मतलब वो ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो फेयर भी हो सकता है, फेस्टिवल हो गया, प्लेस हो गया, पर्सन हो गया। ठीक है, तो और कोशिश करूंगा कि हम जो है, मैं आपसे जो है क्वेश्चन जो है पूछूं वीक में कभी भी 1-2 बार, तो उससे 2-3 चीजें हो जाएंगी। एक तो हमारे को पर्सन इन जो है पर्सन और प्लेसेस का पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम मिस कर चुके हैं, हमें उसका भी पता चल जाएगा। ठीक है जी, और थोड़ी सी जो है हमारी डिस्कशन भी हो जाएगी।
बाकी साइड बाय साइड जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, तो पूरा एक वीक रहेगा आपके पास, और कोशिश करूंगा कि मैं फ्राइडे को जो है ये 5-10 मिनट पहले क्लास कर ली जाए, और बाकी सारी चीजें जो है वो ये चीजें भी डिस्कस कर ली जाए। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को करना है। ओके गाइस, पीपीटी में शेयर कर दूंगा आपके साथ अभी, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन जो है जरूर कर लेना उसका। ठीक है जी, हैव अ नाइस इवनिंग और हैव अ नाइस वीकेंड। बाकी मिलते हैं मंडे को फ्रेश टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।